नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आर.एस. सिंह सर। जहाँ एक तरफ बंगाल में लगता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, वहीं दूसरी तरफ ईरान या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड यूएस के बीच में भी कुछ चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थ्री स्टेज प्रपोजल फॉर टॉक्स विद यूएस, ईरान ने वो किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात की है और कई मेजर डेवलपमेंट्स इस रीजन में की न्यूज आनी शुरू हो चुकी है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार। थोड़ा देख लीजिएगा मेरी साउंड ठीक तो आ रही है ना। बिल्कुल पिछले सही। बार बहुत सारे पिछले बार बहुत सारे कंप्लेंट्स मैंने देखे कि जी। आवाज फटफट क्या रही है। अगर ऐसा है तो मैं फैन बंद कर दूंगा, अगर ऐसी बात है तो। नहीं सर, आवाज आपकी आवाज तो ठीक। ठीक है। ओके जी। ओके। देखिए, मैंने भी आज वो प्रोसीडिंग्स जो रिसेंट है उनको मैंने देखा, और वो अरगाशी जो बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे अगर अमेरिका जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम में हमारे दखल अंदाजी ना दे, तो ये नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए दुनिया का। न्यूक्लियर वेपन्स के कारण ही ये पूरा जो फ्लेयर अप हुआ है, आपको मैं बता रहा हूँ, और इतने सालों से। मुझे तो इस फील्ड में करीब 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं, और मैं 2 दशक में मैंने सिर्फ यही दुनिया का डिस्कोर्स देखा वेस्ट एशिया को लेके, ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स। मैंने यही देखा क्या है, कैसे उसको मैनेज किया जाए। उसको पुचकारा गया, जेसी जेसीओपीए बनाया गया, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया। ओबामा ने यहां तक कि आईसिस को खड़ी कर दी इनको कंटेन करने के लिए। ये सब चारों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स के इर्द गिर्द ये बात चल रही। तो होर्मुज ये इनका वो भी चालाकी कर रहा है कि होर्मुज की बात कर रहा है, कुछ ऐसी भी बातें कर रहा है वो कि मैं कुछ देशों को मैं एक्सेप्शन करूंगा उनके साथ। वो अपना उनके जहाज जा सकते हैं, 7-8 देशों का नाम दिया उसमें उसमें रूस है, चाइना है, इंडिया है, ये वो। तो ये सब एक एक पोजिशनिंग है, और ये पोजिशनिंग कहीं पे इट विल टेक देम वेयर। अरगाची जो है वो स्मार्ट बन रहा है, और जब तक ये न्यूक्लियर वेपन्स और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम का इशू एड्रेस नहीं हो जाता है, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि ब्लॉकेड जारी रहेगा, क्योंकि ब्लॉकेड ही एक ऐसा बॉम्ब है, दुनिया से ज्यादा वो परेशान कर रहा है ईरान को। वो कहते हैं ना, वो गन अपना ही गन उन्हीं के तरफ घूम गया है। होर्मुज मतलब वो एक उनके लिए सुइसाइडल एक एजेंडा हो गया है। और इसीलिए अरगाशी ये आप ये जो जितनी गतिविधियां देख रहे हैं और वक्तव्य देख रहे हैं, वो उसी के बैकड्रॉप में उसको समझने की कोशिश करें। और आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि आज जो मैं बात बता रहा हूं कि ये पूरे इस पूरे युद्ध के केंद्र में, या ये पूरी जो जो कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन जो हम पिछले 1979 से हम देख रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक है कारण है, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो क्यों ये आप सबको मालूम है कि मैंने बोला कि इट इज एट द सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल उसके केंद्र में है। और क्यों इतना अचानक ये ऐसी स्थिति कैसे आ गई? ऐसी स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि ये चुपके चुपके ये इसको एनरिच कर रहे थे, दुनिया को धोखा दे रहे थे। जेसीओपीओ के मुताबिक इनको केवल 3.5% एनरिचमेंट अलाउड था, ये 60% तक एनरिचमेंट तक गए। और ये एक ऐसा एक स्टेज होता है जहां से आप बिल्कुल यू आर एट आर्म्स आर्म्स डिस्टेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ये खतरा मंडरा रहा था, और ये भी आपको इतना तो जरूर आप इजरायली इंटेलिजेंस को आप अहमियत देंगे
कि उनकी पेनिट्रेशन बहुत डीप है, बहुत गहरी है, टू द कोर ऑफ द न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट, चुन चुन के मारा है न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। तो उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो पुख्ता थी। उन्होंने कहा कि अगर अभी नहीं रोके तो ये पूरी दुनिया के लिए, ये मतलब रीजन तो छोड़ दो, हमारे हमारे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा हो जाएगा। एक पूरा मतलब एक जो समीकरण जो है पूरी दुनिया का वो बदल जाएगा। और दर्शक, और ये जितने अभी इनके पास एनरिच को 400 से 500 किलो के बीच में कहते हैं कि उससे 10 कम से कम न्यूक्लियर वेपन्स बन सकते थे, और वो बिल्कुल उसकी कगार पे थे। अब ये आखिर ये न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के हाथ में, ईरान से ज्यादा रेजिम की हाथ में, ये मुल्ला रेजिम, इस्लामिक रेजिम की हाथ में, आखिर ये क्यों इतना खतरनाक है? पहली बात गायत्री जी, कि ये जो रेजिम है ईरान की, वो एक नॉन स्टेट एक्टर, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हमास, हिजबुल्लाह, ये है। इट इज अ नॉन स्टेट एक्टर जो कि स्टेट में ही रह के किसी को सबड्यू किया हुआ है, स्टेट को ही, अपने ही स्टेट को। उसी तरीके से जैसे अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान में लश्कर ए तोयबा या जैश ए मोहम्मद, ये अगर वहां की फौज पे हावी हो जाए, दैट इज व्हाट इज हैपेंड इन ईरान। तो ये एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है जो जबरदस्ती से पावर में है, ठीक है। ना तो इनका कोई इलेक्शन हुआ है, इस रिजीम का ना कोई सिलेक्शन हुआ है। मुल्लों का इलेक्शन और सिलेक्शन कौन करता है? ये आपस में ही इंसेस्टुअस है, जो तय कर लेते हैं वो हो जाता है। और इनका एजेंडा जो है वो इस्लामिक एजेंडा है, वो ईरान का एजेंडा नहीं है। ये तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि अभी तो ये कुछ सिविलाइजेशन वगैरह की बात करते हैं, उसी सिविलाइजेशन को किल करने के लिए इस्लाम के द्वारा उन्होंने सत्ता हथियाया था। और आज वो अगर सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये बात मुझे हजम नहीं होती। और एजेंडा केवल इस्लामिक ही नहीं है, इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ईरान, इट इज अ पैन इस्लामिक एजेंडा। अब ये एजेंडा इनका ये भी कभी नहीं रहा है कि हम ईरान को हम इस्लामिक तरीके से रूल करेंगे, और इस्लामिक तरीके से रूल करके हम सबसे खुशहाल देश बनाएंगे, सबसे सबसे सुरक्षित और समृद्ध देश बनाएंगे। ये भी नहीं, बस क्रांति क्रांति क्रांति। जी। तो सर वो 3 स्टेज क्या है जिसके ऊपर ये बात की कंडीशंस रखी हैं ईरान ने? नहीं, मैं इस पे आता हूँ, ये चेन टूट जाएगा मेरा, वो मैं ये करता हूँ, इस एक लॉजिक से मैं चल रहा हूँ, मैं आऊंगा उस पे, ठीक है ना। तो एजेंडा इस्लामिक रेवोल्यूशन था। अब इसको एजेंडा इस्लामिक रेवोल्यूशन को उसको उसको स्प्रेड करने का भी इनका एजेंडा था, क्योंकि ये पैन इस्लामिक एजेंडा था। उसके तहत इन्होंने प्रॉक्सीज तैयार की, हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हुतीज हुआ, और ये सब इतने इतने कट्टर क्यों हो गए, इतने वायलेंट क्यों हो गए? केवल ये इक्विपमेंट और इसका पैसे और फाइटिंग वेयर विथ ऑल की बात नहीं थी, एक आइडियोलॉजी था। और उस आइडियोलॉजी के ऊपर इनको मालूम था कि ईरान का एक न्यूक्लियर शैडो है, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, और ये शैडो के कारण वो दुनिया को उधर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी था कि हम उधर अपनी कार्रवाई करते रहे, इजराइल और सऊदी अरेबिया रेड सी में ऐसी ऐसी कार्रवाई, और हमारा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जो है वो चलता रहे। तो अब जब मिसाइल रॉकेट और ड्रोन क्षमता को ये पूरे मिडिल ईस्ट को इन्होंने तबाह कर रखा है, एक तरह से उसको अस्थिर कर रखा है, उस पूरे रीजन को, रेड सी को, होर्मुज को।
तो आप समझिए कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होता तब वो कितना खतरनाक होता। तो इस न्यूक्लियर वेपन की जो छाया जो है ये पूरे पर्शियन गल्फ को असुरक्षित कर देती है। रेड सी की को असुरक्षित इसने कर दिया है। हॉर्मुज के तो हम देख ही रहे क्या हो रहा है वहां पर। और पूरे इंडियन ओशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन को इसने डीस्टेबलाइज करके रखा हुआ है। एनर्जी सप्लाईज आपके असुरक्षित हो गए। तो अब इसका क्या हो गया, मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर ईरान न्यूक्लियर चला जाता है तो इसके क्या परिणाम। पहला परिणाम होगा कि मान लीजिए ये जो गल्फ स्टेट्स है उन पे अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, वो अम्ब्रेला पर किसी को यकीन नहीं रहेगा और वो भी कहेंगे कि न्यूक्लियर ये बना रहे हैं तो भी बनाएंगे। जब वो बनाने की कोशिश करेंगे तो ईरान उसको टॉपल करेगा। और ये शेख डोम्स को टॉपल करने की पहले बहुत कोशिश की है। तो पूरे जो आपके जीसीसी कंट्रीज हैं उसके रेजिम्स पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये तो सब नाइन पिंस की तरह ये लुढ़कते चले जाएंगे। तो इसका एक ये है इसका कॉन्सिक्वेंस है। भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या इस ये जो न्यूक्लियर ईरान है, अगर मान लीजिए पूरे वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट को पर अपनी वो दादागिरी दिखाने लगता है, अगर न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो क्या वो भारत को बख्श देगा। क्या पैन इस्लामिक एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा। क्या कश्मीर में इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। क्या पैलेस्टाइन का इम्पैक्ट कश्मीर में नहीं था। बिना न्यूक्लियर वेपन के तो क्षमता के 93 जगह 93 जगहों पे प्रोटेस्ट हुए। अगर न्यूक्लियर वेपन सामने होता तब आप समझ जाइए कि ये जो हमारे यहाँ जो तत्व है जिनका दिल धड़कता है ईरान के लिए, वो कितने बावले और मतवाले हो जाते। क्या मुसाहिद हुसैन ने नहीं माना कि पाकिस्तान हमास को ट्रेनिंग देता है अपने मिलिट्री एकेडमीज में। उसने क्या ये नहीं कहा कि आप किसी भी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, वहां आपको पैलेस्टीनियंस जो है वो ट्रेनिंग प्राप्त करते दिखेंगे। तो आप समझ जाओ ये तत्व जो पाकिस्तान में है, अगर कल को ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो वो आपके लिए कितने घातक हो जाएंगे। पाकिस्तान का तो मैडम न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमने खत्म किया। और क्या हुआ, किसने करवाई, इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। बालाकोट के द्वारा, इंडस वाटर ट्रीटी के द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर के अलावा के द्वारा जितने ये रेड लाइंस थे हमने सबको क्रॉस किया, न्यूक्लियर रेड लाइंस। और उसके वो ब्लफ को हमने एक्सपोज किया। ठीक है। अब अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो ये प्रॉक्सीज में तो जितने हैं ये एक नए तरह के ये जो है उनमें जान आ जाएगी और नए तरह के भी प्रॉक्सीज खड़ा होंगे, मिलिट्री ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप्स। अब एक बात बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये और मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ जिनका दिल बड़ा रो रहा है ईरान के पक्ष में। एक्यू खान का प्रोलिफरेशन, सबसे पहले एक्यू खान का जो नेटवर्क था उसने पहला सौदा किसके साथ किया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, ईरान के साथ। 2004 में इस्लामाबाद का में एक टेलर शॉप, मेलेडी मार्केट, इस्लामाबाद का मेलेडी मार्केट, वो बड़ा मशहूर हो गया।
अ, वो जो उसके बैग जो थे, उसी बैग में गद्दाफी के पास, लिबिया के गद्दाफी के पास सारे न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट भेजा गया। ठीक है। उस शॉप का नाम था गुड लुक फैब्रिक्स एंड टेलर्स। AQ खान वहां जाते थे और उसी के बैग में उन्होंने 12 किलो टन चाइनीज फिशन डिवाइस चिक 4, जो कि चाइना ने 1966 में टेस्ट किया था, उसका उन्होंने ब्लूप्रिंट भेजा। ठीक है। मैं ये 2004 की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं मेरी अपनी राय ये है कि इनके पास, पाकिस्तान के पास इससे बड़ा कोई बॉम्ब था ही नहीं। इन्होंने चाइनीज से, और बाकी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। जब पाकिस्तान पे किताब लिख रहा था तो बहुत रिसर्च किया था, और उस सब को मैं जब मिला जुला के देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान के पास वही 1966 का जो मॉडल जो था बॉम्ब का, उसने तो वो सेंट्रीफ्यूज का तो वो चोरी वोरी करके ले आया था कहीं से, लेकिन वही इनके पास बस वही क्षमता थी। बाकी सारा जो इनके पास था जो भी है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, जो कि पाकिस्तान ने वहां रखे हुए थे जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ उस समय के। तो वो 12 किलो टन चाइनीज फ्यूजन डिवाइस का वो एक एक उसने ब्लूप्रिंट भेजा था। और 2004 में AQ खान ने खुद ये स्वीकार किया था कि उसने लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान को न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी दिया। 2005 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने माना कि AQ खान ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज दिया। सेंट्रीफ्यूज दिया लेकिन अपने पर्सनल कैपेसिटी में। अगर आप कार्निजी एंडोमेंट की माने तो ईरान पहला कंट्री था जिसको AQ खान ने अपना, उसका पहला कस्टमर था। और उसके मुताबिक 1987 में एक डील हुआ AQ खान और ईरान के बीच में, जिसके मुताबिक 50,000 P1 सेंट्रीफ्यूज बनाने थे। अब ये बताइए कि इतना बड़ा पॉलिफरेशन नेटवर्क, आखिर ये इतने बड़े सेंट्रीफ्यूज कैसे भेजे गए ईरान को? उस जिया का उस समय, जिया वो रूलर, क्या उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज से भेजे गए, समुद्र रास्ते से भेजे गए, क्या हुआ? और इतने बड़ा, अगर मतलब मान लीजिए इतने सारे नहीं लेकिन कुछ सेंट्रीफ्यूज गए, तो बिना स्टेट इन्वॉल्वमेंट को तो हो नहीं सकता है। पाकिस्तान स्टेट वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन उनका कहना है कि कुछ सेंट्रीफ्यूज गए थे, लेकिन कई ईरानियन साइंटिस्ट ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली थी इस सेंट्रीफ्यूज को ऑपरेट करने के लिए। और 1995 में कोई 2000 कंपोनेंट्स भेजे गए थे G1 और P2 सेंट्रीफ्यूज के। ठीक है ना। और एक श्रीलंकन था BSA ताहिर खान, वो AQ खान का राइट मैन था। उसने मलेशियन पुलिस को बोला था कि ईरान ने 3 मिलियन $3 दिया था ये पूरा ये टेक्नोलॉजी और सेंट्रीफ्यूज ट्रांसफर के लिए। $3 मिलियन का ये था। और आज ये AQ खान का नेटवर्क है। आपके दर्शक इसको बड़े ध्यान से समझ लें कि AQ खान का ये जो नेटवर्क है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था, उसी ने
पाकिस्तान को ये जो थ्रेशोल्ड जो है न्यूक्लियर वेपन पे उसको पहुंचाए। और तब मुझे याद आता है ये वही समय था, ये 2005-6। मुझे याद है मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू का उस समय एसोसिएट एडिटर था। कभी कभी जाता था वहां ऑफिस में, खास करके उस समय जब वो नया इशू निकलने वाला होता था, कुछ एडिटिंग वगैरह का काम होता था उस समय। तो मुझे उस समय जो एडिटर थे भरत वर्मा, ये उसी दौरान की बात करो, ये 2005 जब एक खान ये सब ट्रांसफर कर रहा था, कि उन्होंने कहा कि मेरे पास जो ईरानियन एम्बेसी में जो डिफेंस अटैची है वो मेरे पास आया था, और उसने मेरे को एक ट्रिगर असेंबली दिखाई न्यूक्लियर। ये कहता है यार ये मुझे चाहिए, मेरे को कहीं से ये आप प्रोक्योर करवा सकते हो। सो नाउ यू कैन पुट टू एंड टू टुगेदर। ठीक है। अब क्या है मैडम की, अंदाजा लगाया जाता है कि ये सेंट्रीफ्यूज कहाँ है। तो ये नतंज है में कहते हैं 50,000, फोर्दो में 3,000। इनको B2 बॉम्बर्स और GBU 57 बॉम्ब से इनको वो कर दिया गया था। अब है क्या कि पर्सनल तो कई लोग मारे गए उसमें, जैसे कि हुसैन, जबल, हाँ, अमेलिया, मोहम्मद, मेहदी, तेहरान, ऐसे अकबर, मोटा बायजादा, सैयद बुर्जी, ये सब न्यूक्लियर वेपन साइंटिस्ट थे जो कि वहां पे इन सबको अल्लाह को प्यारे हो गए इजरायली और अमेरिकन स्ट्राइक्स में 2025 और 26 के बीच। आप पर्सनल को तो रिप्लेस कर दे सकते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज को रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी के साथ ये ड्रोन की भी कहानी जुड़ी हुई है। ड्रोन की कहानी ऐसी है कि जब 1979 में रेवोल्यूशन हुआ, तो उस समय आपको हैरानी होगी कि उस समय ईरान हैड द मोस्ट मॉडर्न आर्म फोर्सेस। उनके पास 14 टॉम कैट थे, फैंटम F4 फैंटम थे। उनकी जो आर्म फोर्सेस या एयरफोर्स है वो जर्मनी, चाइना और इसराइल से कहीं बेटर थी। फिर स्पेयर्स आना बंद हुआ। ईरान इराक वॉर में जब ये पिटने लगे तो लोगों ने कहा कि भाई कुछ एक तरीका निकालो, कैसे ये करे। तो फिर यूनिवर्सिटी में सबकी मतलब कोई लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म ये करो, किसी ने ये ड्रोन का ये किया, और उसको उसके लिए अलग मतलब इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाए गए यूनिवर्सिटी के अंदर में, और उसको नाम दिया गया कंस्ट्रक्शन सेंटर्स, कंस्ट्रक्शन जिहाद एंड यूनिवर्सिटी जिहाद। तो ये ड्रोन में भी, ड्रोन का भी जिहादीकरण जो है वो पहले हो चुका है। और उसके बाद IRGC ने कई डमी कंपनीज खोले दुबई में और सिंगापुर में, और वहां से पार्ट्स लाके, इसीलिए अभी जितने आप ये इनके जो ड्रोन्स जो गिराए गए हैं, आप उसमें देखो ये अमेरिकन चिप्स मिला है। ठीक है, उनका अपना अपना बनाया है, तो इसका भी जिहादीकरण हो चुका है एक तरह से। अब इसको किस तरीके से डील किया इसराइल और अमेरिका ने? बहुत लॉजिकली गए। पहले उन्होंने हमास को खत्म किया, हमास के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह को डेसिमेट किया, हिजबुल्लाह को डेसिमेट करने के बाद उन्होंने हूतीस को सर्कमस्क्राइब किया। वो अपने पूरी पोटेंशियल के साथ नहीं है इस पूरी जंग में। कुछ अगर एक्शन लिया भी है तो उतना ही लिया है जहां तक ईरान को दिखा दे सके, मतलब कि हाँ मैंने कुछ किया, मतलब इस तरीके से सोचा था। उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि एक्सटेंसिव
बॉम्बिंग कैंपेन चलाया। पहले तो लीडरशिप को खत्म कर दी। लीडरशिप को खत्म किया तो ऐसे ही जो न्यूक्लियर चेन ऑफ कमांड जो है वो जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। ठीक है। उसके बाद से इन्होंने जहां जहां इनके सेंट्रीफ्यूज रखे हुए थे वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया। ये सब ध्वस्त करने के बाद उनका अभी जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि ये 400-500 किलो जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम जो है इसको किस तरीके से निकाला जाए। इसको निकालने के लिए दो विकल्प थे। मतलब एक विकल्प ये भी था कि ग्राउंड एक्शन किया जाए, लेकिन ग्राउंड एक्शन बहुत जोखिम भरा है और उसी समय कि ये ग्राउंड एक्शन ना करें इसलिए इन्होंने हॉर्मुज का कार्ड खेला। आईआरजीसी ने हॉर्मुज का कार्ड खेला तो इनको तो इन्होंने कहा ठीक है हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम गोली भी नहीं चलाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने ब्लॉकेट लगा दिया, ताले के ऊपर ताला लगा दिया। बिना तेल के एक्सपोर्ट के ये जिंदा नहीं रह सकता ईरान। आपको तो मालूम है स्टोरेज कैपेसिटी है, वो स्टोरेज कैपेसिटी 70% भर चुकी है। वो भर जाएगी उसके बाद जो भी लगे 15 दिन 1 महीना वो भर जाएगी। तो आपको मालूम है कि जो वेल्स को जब वेल्स को जब बंद कर देते हैं तो वो फिर पूरा पानी उसमें वो आ जाता है और वैक्स बन जाता है वो, और फिर वो बहुत ही एक इकोनॉमिकली एक बहुत प्रोहिबिटिव प्रोपोजिशन बन जाता है। उसको फिर से उसका प्रोटेक्शन रिज्यूम करने के लिए पहली बात तो होगा भी तो बहुत रिड्यूस कैपेसिटी में होगा और ढेर सारा टाइम चाहिए और उसके लिए पैसा चाहिए, तो टाइम इसलिए और अमेरिकन जहाज ने तो कहीं खड़ा होने उन्होंने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स वहां लाके खड़े कर दिए, वो आराम से बैठे रहेंगे, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ये भागा चल रहा है बिकॉज टाइम इज टिकिंग। अब जो लोग कह रहे थे कि देखिए इसका क्या असर हुआ, ये पूरा जो सिस्टमेटिक कैंपेन, मतलब इसको इस तरीके से देखिए कि एक मंदिर है मान लीजिए जिसमें प्रिजाइडिंग डेटी जो है वो है ये एनरिच यूरेनियम। उसके चारों तरफ ये फैसिलिटी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। अब वहां से प्रिजाइडिंग डेटी को निकालना है। वो प्रिजाइडिंग डेटी ऐसी है कि इसके बिना ये पूरा मुल्ला रिजीम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ये प्रिजाइडिंग डेटी के बीच में अभी तक जितना घटनाक्रम आप घटनाक्रम देखे हैं वो इसी जो गर्भगृह में जो ये विवाह में जो ये रखा हुआ है ना ये यूरेनियम, वो उसी के चारों तरफ है ये। अब इसमें एक और चीज है कि सबसे बड़ा बॉम्ब जो इसमें हुआ जिसने पूरे जो डिस्कोर्स था उसको बदल दिया, और वो बॉम्ब कोई फिजिकल बॉम्ब नहीं था, वो अरगाशी का वो ट्वीट था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार। उसने ये बोला, ट्रंप ने उसके साथ जोड़ दिया और उन्होंने ये भी एश्योर, उसने कहा ये भी एश्योर किया है कि हम न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अबेंडन कर देंगे कभी। उसने ये भी जोड़ दिया कि वो एनरिच यूरेनियम देने को तैयार है। ट्रंप भी जानता था। अब ये जब हुआ तो आईआरजीसी वाले इसको पीछे पड़ गए, स्टेट टेलीविजन पे खुल के अरगाशी को गाली देने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो पूरी जो कॉन्ट्रडिक्शंस थी ईरान के अंदर में वो सब के सब वो भर के बाहर आ गए। और वहां पर अभी 3 मुख्य ये है, जो 3 मुख्य सेगमेंट। एक तो थे ये क्लेरिक्स, ठीक है ना, जो इमाम्स मुल्लाज
जो कि हेड थे, वही रेजिम के मुखिया थे, और उन्होंने ही सुप्रीम लीडर और अपनी हिफाजत के लिए आईआरजीसी को बनाया था। ठीक है, अब मुल्ला तो है नहीं, है नहीं, मुस्तफा कहाँ है क्या है कुछ मालूम नहीं। तो अब आईआरजीसी का ही होगा, तो रेजिम तो चली गई ना, ये मुल्ला की रेजिम थी ना, तो ये रेजिम चली गई। अब आईआरजीसी जो है, जो कि रक्षक था उनका, अब वही उनका भक्षक बन गया है। और दूसरी तरफ है ये आपके गवर्नमेंट के लोग, पेशकियां, फॉरेन मिनिस्टर, जो कि इंटरनेशनल इंटरफेस थे उसके साथ। इनके पास क्या है, जो रेगुलर आर्म फोर्सेस है, जिसकी बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है इसमें। अरे भैया, केवल इनकी स्ट्रेंथ जो है, तादाद जो है, वो 1,25,000 की है, और उनकी 3,50,000 की, जो रेगुलर आर्म फोर्सेस, वो प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन आईआरजीसी ने जितना ये जिहाद का जो ठेका था, उन्होंने ले रखा था। जैसे प्रॉक्सीज को वो डील करते थे, हमारे से जितने प्रॉक्सीज थे उनको, मिसाइल्स के नीचे थी, स्पेस ड्रोन सब उनके नीचे था, और बाकी मतलब जो अंदर के ये था, फॉर डिफेंस ऑफ ईरान ऑफ अ कन्वेंशनल वॉरफेयर, वो था इनका आर्म फोर्सेस। और उन्हीं को चेक में रखने के लिए ये मतलब आईआरजीसी को तैयार किया गया था, कि ऐसा ना हो कि जो आर्म फोर्सेस है, जो रेगुलर आर्म फोर्सेस, वो कू करने का। तो एक था ये मुल्लो वाला ईरान, नॉन स्टेट एक्टर्स, और एक था ये स्टेट एक्टर्स। तो वो भी तो ये तो समझने वाली बात है कि आपके ऊपर में किसी को बिठा दिया जाए जो कि अनप्रोफेशनल हो, केवल उसका एक ही क्वालिफिकेशन है कि बहुत बड़ा जिहादी है, तो रिजेंटमेंट तो होगा लोगों में। तो जो मोजैक डॉक्ट्रिन की लोग बात कर रहे थे, वो मोजैक डॉक्ट्रिन इनको अप्लाई करता था, आईआरजीसी को नहीं। आईआरजीसी का वो सब काम नहीं। ठीक है, तो ये बात को ये समझना चाहिए। तो आखिरी में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो अभी वहीदी चला रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन तमाम है, क्लॉक स्टिकिंग, खाने को खाना नहीं है। आपके आप मैंने खुद ही पढ़ा अभी कि पेजेशकिया ने बोला है, भाई बिजली की तो खपत कम करो, घर में दो ही बल्ब जलाओ, दो लाइट जलाओ। ठीक है, तो जब आपके पास ब्लॉकेड लग गया, 90% आपका इनकम आता था तेल से, वो आ नहीं रहा है आपके पास, तनख्वाह देने के लिए पैसे पैसे नहीं है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो दिस कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, टाइम इज ऑन द अमेरिकन साइड। ठीक है ना, और या तो वो दे दें, वो जो भी इनका एनरिच यूरेनियम है वो थमा दें, और या नहीं तो फिर ये चालू ही रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रशिया का जो दौरा कर रहा है अरगाशी, उसमें हो सकता है एक डील ये कर ले कि, जो कि पहले इसने प्रपोज किया था रशियंस ने, कि भाई ये एनरिच यूरेनियम हमको दे दो, हम अपने पास संभाल के रखेंगे। हो सकता है अमेरिकन को ना देके वो रशियंस को, ऐसा कुड बी कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। क्योंकि मैं ही सोच रहा था कि ये रशिया का जो देश का दौरा है, और भी कई कंट्रीज थे, लेकिन जब तक ये यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम वापस नहीं करते, ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा। पर मैं अभी अपनी जो बात यही समाप्त। जी, हाँ बोलिए। ये जब
सर तब तक क्या अमेरिका वहीं बैठा रहेगा अपनी युद्ध पोत लेकर, अपनी सारी वो तो ऐसे तैयारियों? वो तो ऐसे ही, वो तो समुद्र में ही रहते हैं ना। फ्लीट तो पानी में ही रहता है, तो पानी में हम्म। खड़े हैं, उनको क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज नॉट कॉस्टिंग देम मच। राइट। जी। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है। ईरान तो एकदम स्टेलमेट पे चला गया है, मतलब कुछ बट रिजल्ट ही नहीं बट निकल रहा। आप मेरी यही गुजारिश है कि आप जब भी कोई एनालिसिस करें ईरान के बारे में, तो वो एनरिच यूरेनियम के चारों तरफ इर्द गिर्द करें। वो देगा कि नहीं देगा? अगर नहीं दिया तो ऐसे ही चलता रहेगा, अगर दे दिया तो हॉर्मुज़ भी खुल जाएगा, अगर नहीं दिया तो ब्लॉकेट जारी रहेगा, ताले के ऊपर ताला लगा रहेगा। इट इज एज सिंपल है। एक और मैं दूसरी बात तो आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए, एक मैंने एक, एक सज्जन ने कहा, अभी उनको जानती हैं, कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया तो रशिया और चाइना चटनी बना देगा। ठीक है ना मैडम, चाहे कितना भी करीबी आपका कोई मुल्क हो, वो कभी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देगा। समीकरण बदलते हैं। ठीक है ना। एक समय था ना भाई, कि एक समय था जब कम्युनिज्म की शुरुआत, मतलब जब हुई, उसका जब मोमेंटम चला, तो चाइना एंड रशिया वे टुगेदर। और एक समय आया कि दोनों अलग हो गए, चाइना एंड सोवियत यूनियन। और फिर एक समीकरण आया कि फिर साथ हो, एक ही कैप में नजर आ रहे हैं। और फिर कुछ होगा तो अलग हो जाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आपकी जो क्षमता जो है, जो आपने हासिल की है, ऐसे टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, वो कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो ये कोई गलत फहमी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो बहुत इन्होंने रिक्वेस्ट किया चाइना को, वो सब किया होगा तो बोला ले 66 वाला ले ले, ये वाला बॉम्ब बता देना सबको बॉम्ब बनाने। बाकी जब इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट किए तो वो चगाई हिल्स में बोला भाई क्या करे, तो अमेरिकन ने बोला तुम भी फोड़ दो, नहीं तो बैलेंस ऑफ पावर वो नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तो बैलेंस ऑफ पावर रीजन में मेंटेन करना है। तो इसीलिए बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से पहले पाकिस्तान को डील किया ऑपरेशन सिंदूर से। ठीक है। और उसके बाद से फिर ईरान को डील किया। और क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को ही ये सारा न्यूक्लियर वो मुहैया करवाया है, इसी इस कारण से ही इनको मीडिएटर का या पोस्ट ऑफिस वाला रूल इनको दिया गया। Because they exactly know what has happened, what was passed on to them, what are their capabilities, what are their... So Pakistan is also the key, वो भी एक चाबी है इसमें, अमेरिकन के लिए। राइट। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट या सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।